नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 7 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज सेलिब्रेटेड। तो बेसिकली जब भी कोई एक युद्ध होता है आपके दो कंट्री के बीच में, दो नेशंस के बीच में, तो इसमें एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो उससे हम लोग को बचने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए हम लोग एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 6 नवंबर को। तो उसी को लेके ये आपका डे है। तो बेसिकली 5 नवंबर 2001 में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग 6 नवंबर को ये खास डे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो भी होता है, अगर कोई दो नेशन के बीच में या फिर कोई वर्ल्ड वार होता है तो उसमें जो आपके गन्स पाउडर हो गए, बहुत सारा आपका विस्फोटक यूज किया जाता है, जिसके कारण से आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल जाता है और वो पॉल्यूशन आपका एज अ पॉइजन के काम करता है। कई बार वो ऐसा होता है कि जो जंगलों है, जो जंगल को नष्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स का डेथ हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। साथ ही साथ अगर पानी की अगर देखें तो जो इतना गन पाउडर से पॉल्यूशन हो रहा है, जो खून खराबा हो रहा है, उससे जो वाटर है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, कहने का मतलब पॉल्यूट हो जाता है। तो ये सभी चीजों को रोकना है ताकि हमारा नेचर अच्छे से ग्रो करे और हम उसमें सरवाइव कर सके। तो उसके लिए ये खास दिन हम लोग मनाते हैं 6 नवंबर को। अगला सवाल है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया फॉर कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो लगातार दूसरी बार इनको चुना गया है तंजानिया का प्रेसिडेंट। तो ये हैं आपके जॉन पॉम्बे मैगोफुली। ठीक है, तो जॉन पॉम्बे मैगोफुली को लगातार दूसरी बार वहां का प्रेसिडेंट चुना गया है फॉर द ईयर 5 टर्म्स, 5 साल के लिए। ये 5 नवंबर 2020 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें इनको 84% टोटल वोट्स मिले हैं उस इलेक्शन में, जिसकी रिजल्ट 2000 अक्टूबर 28 को आई थी। सबसे पहले ये वहां के प्रेसिडेंट बने थे 2015 में और वो ये तांजिया कंट्री के 5वें प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन पे आई है, मतलब ये तो विनर है, जो दूसरे पोजीशन पे आए हैं वो है टुंडू लिशु, जो कि चाडेमा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर तनाजिया की कैपिटल देखें तो इसकी कैपिटल है डोडोमा और इसकी जो करेंसी है वो है तंजानियन सिलिंग। अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्च्ड माइन अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम। तो माइन एक आपका प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, तो ये आपका आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। ये बेसिकली आपका एक मिलेनियल कस्टमर के लिए है। मिलेनियल कस्टमर कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि 18 से 35 साल के बीच में होते हैं, तो उनके लिए ये आपका स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली आपका मोबाइल ऑपरेटेड होंगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप चाहें अपना बैंक अकाउंट खुलवाना तो वो इंस्टेंट सेविंग बैंक अकाउंट खुल जाएगा। आपको एक न्यू आई मोबाइल आपका एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि बैंक के तरफ से है और कहने का मतलब बैंकिंग सर्विस होगी। उसके बाद फिर आपको क्यूरेटेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप लोन लेना चाहें तो उसमें भी आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा और आपका जो भी ब्रांचेस हैं उसमें आपका एक सोशल हेल्प होगा और इंगेजमेंट स्पेस भी दिया जाएगा। तो ये है आपकी आईसीआईसीआई बैंक फॉर द मिलेनियम। ठीक है, 18 से 35 वर्षों के लोगों के लिए ये। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की हेडक्वार्टर देखें तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी और इसकी जो टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। अगला सवाल है, हु चेयर्ड द 40th सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। तो अभी हाल ही में आपका सार्क का सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट हुआ है जो कि आपका 40th एडिशन है, 40th मीटिंग है। तो ये चेयर किया गया है बाय शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास बता दूं आपको तो भारत के जो रिजर्व बैंक है उसके ये गवर्नर हैं फिलहाल। तो इन्होंने चेयर किया है आपका 40th मीटिंग ऑफ द सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप। ठीक है, ये उसमें हुआ और इसमें इन्होंने
इनॉग्रेट भी किया है सार्क फाइनेंस सिंक्रोनाइजेशन का, जो कि बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिक्योर करेगी। तो इसमें कहते हुए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज को हाईलाइट की है कि जैसे जो पार्टनरशिप या फिर कॉपरेशन हो जाएगी जो सार्क कंट्रीज है उनके बीच में काम करेगी, ये खास पैंडेमिक के दौर पर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंस सेक्रेटरीट्स भी इन लोग अपना अपॉइंट करेंगे और उस पर फिर काम होगी। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंक से के गवर्नर भी अपॉइंट हुए हैं। जैसे अगर बांग्लादेश बैंक का देखें तो मिस्टर फजल कबीर, अगर भूटान की देखें तो मिस्टर डैसो पेंजोरे, और इंडिया के तो मैंने बताया डॉक्टर श्री शक्तिकांत दास। आपके मालदीव से आ जाते हैं मिस्टर अली हशीम हशीम, और नेपाल से आते हैं महाप्रसाद अधिकारी। उसके बाद श्रीलंका से आते हैं आपके प्रोफेसर डब्ल्यू डी लक्ष्मण। पाकिस्तान से आते हैं डॉक्टर रेजा बकीर, और अफगानिस्तान से आपके आते हैं बेसिकली इसमें जो है वहां के सीनियर ऑफिशियल्स इसमें अपॉइंट किए थे। ठीक है, तो ये है आपकी। अगला सवाल है, मेंबर ऑफ हाउ मेनी कमिटी इज फॉर्म बाय द सेंटर टू असेस एग्जिस्टिंग टीआरपी सिस्टम ऑफ टीवी चैनल्स। तो बेसिकली हम लोग टीआरपी की बात करते हैं, तो उस टीआरपी को मेजर करने के लिए एक नई कमिटी बनी है। तो उस कमिटी में कितने मेंबर हैं? उस कमिटी में 4 मेंबर है। तो 4 मेंबर का ये कमिटी बना है जो कि अभी टीआरपी पे काम करेंगी। तो ये जो कमिटी है ये चेयर की गई है बाय द प्रसार भारती, जो कि सीईओ हैं, और शशि एस वेम्पट्टी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, अभी टीआरपी स्कैम के नाम से बहुत चीज चल रही थी। कहने का मतलब जो टीआरपीज होती है किसी शो का, किसी आपका चैनल का, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी, तो उसको लेकर ये जांच करेगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनको सबमिट करेगी। बेसिकली जो टीआरपी है वो कैलकुलेट की जाती है बाय द ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि एक डिवाइस है जिसका नाम है बार ओ मीटर। ठीक है, जो कि पूरे कंट्री में लगभग 45,000 जगहों पे इसको इंस्टॉल किया गया है। तो ये है आपकी टीआरपी सिस्टम ऑफ टीवी चैनल्स को मेजर करने के लिए 4 मेंबर का कमिटी बनाया गया है। अगला सवाल है, हाउ मेनी रफेल एयरक्राफ्ट अराइव्ड इंडिया इन सेकेंड बैच। तो रफाल एयरक्राफ्ट जेट है उसका दूसरा बैच भारत में लैंड कर चुका है। तो उस आपके बैच में कितने रफाल एयरक्राफ्ट आए हैं? तो वो आए हैं 3 रफेल एयरक्राफ्ट। बता दूं तो इससे पहले आपका 28 जुलाई को पहला बैच आया था फ्रांस से। ठीक है, जो कि लैंड किया गया था अंबाला एयरबेस में। ठीक है, तो उसमें आपके 5 एयरक्राफ्ट आए थे, और अभी जो आपका दूसरा बैच आया है उसमें आपके 3 एयरक्राफ्ट आए हैं। तो अभी कुल मिलाकर टोटल 8 रफेल हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है, इंडियन आपके एयरफोर्स में। ठीक है, तो ये सेकेंड बैच आपका उतरा है आपका जामनगर गुजरात में 4 नवंबर को ही। ठीक है, और ये आपकी नॉन स्टॉप फ्लाई की थी आपके फ्रांस से इंडिया तक। तो जैसा कि इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी के द्वारा, इनका कहना है कि 2023 तक कुल 36 रफेल एयरक्राफ्ट इंडिया में आएंगे। अगला सवाल है, हु गेव व्हाट्सएप परमिशन फॉर व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस इन इंडिया। तो जिस तरह से पेटीएम फोन पे वगैरह अपना पेमेंट सर्विस डिजिटल पेमेंट सर्विस इंडिया में काम कर रही हैं, उसी तरह से व्हाट्सएप को भी परमिशन मिला है। तो ये परमिशन किसके द्वारा दिया गया है? ये परमिशन दिया गया है एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपकी एक अथॉरिटी है जो कि ये प्रोवाइड करती है यूपीआई सेक्शन, कि किनको यूपीआई देना है किनको नहीं देना है। जैसे कि अभी हमारे पास देख लें तो गूगल पे है जो कि आपकी गूगल के द्वारा है। दूसरा अगर फोन पे देख लें तो वो आपकी वॉलमार्ट की है। उसके बाद पेटीएम देखें तो पेटीएम 127 फाउंडेशन की है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके हैं जो कि यूपीआई सर्विस इंडिया में चला रही हैं, और देखा जा रहा है कि ये जो यूपीआई सर्विस है बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। लोग इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि रियल टाइम ट्रांजैक्शन करता है मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर वन बैंक टू बैंक और अनदर बैंक। तो बहुत आगे चल रही है। तो अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कुछ आपकी होती है तो रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस की हैं, और उस चेंजेस के बाद एनपीसीआई ने व्हाट्सएप को भी परमिशन दे दिया है कि अब आप भी अपना यूपीआई खोल सकते हैं भारत में। तो व्हाट्सएप जो है वो आपकी फेसबुक ऑन कंपनी है।
मतलब बेसिकली ये कोई दूसरी की थी, उसको फेसबुक ने खरीद लिया है। ठीक है, फेसबुक के जो आपके हेड हैं, जो क्या है, जो सीईओ हैं, वो है मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल है, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगा प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि गंगा को साफ करने के लिए होती है ना। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गए बनाया गया है वो है चाचा चौधरी। बेशक आप लोग को याद होगा, जब हम लोग बचपन में छोटे, मतलब बेसिकली जब छोटे थे तो हम लोग चाचा चौधरी देखा करते थे, जिसमें साबू हुआ करता था, जिसमें चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। ठीक है, तो उसी को है, वही चाचा चौधरी आपका एक टून है, कार्टून नेटवर्क है, जो कि प्रोवाइड की जाएगी बाय द डायमंड टून्स। तो डायमंड टून्स ने एक कॉन्सेप्चुलाइज किया है कि वो एक टॉकिंग कॉमिक्स बनाएगी, मतलब एक कार्टून सीरीज बनाएगी, जो कि बेसिकली काम करेगी नमामि गंगा प्रोजेक्ट की, जो गंगा है उसको साफ रखना है, उसको स्वच्छ रखना है। तो उस सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी उस कार्टून सीरीज से। तो वो चाचा चौधरी इंडियन के बहुत आइकॉनिक हीरो हैं। ठीक है, जैसे शक्तिमान है वैसे चाचा चौधरी भी हैं इंडिया की तरफ से। तो ये है आपके नमामि गंगा प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर आपके चाचा चौधरी। अगला सवाल है, हु लॉन्च प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव। तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड। खासकर बता दूं, उत्तराखंड के जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीएमसी, ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की है ताकि वो फाइट कर सके आपके ये कोरोना से भी, और साथ ही साथ वहां के पॉल्यूशन से भी जो प्लास्टिक की वजह से होता है। ठीक है, तो उनका उनका एक इनिशिएटिव है, उनका कहना है कि आप हमारे सेंटर में प्लास्टिक लाइए, हम आपको उसके बदले मार्क्स देंगे। इससे क्या होगा, जो सोसाइटी में है वो प्लास्टिक का जो गार्बेज जहां तहां लोग फेंक देते हैं वो फेंकेंगे नहीं, वो उनको जमा करेंगे। एक अच्छी काम हुई, जिससे कि मतलब पॉल्यूशन कम होगा। अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मास्क नहीं पहनते हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, जैसे जैसे घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो अब वो उन प्लास्टिक के जगह पे मास्क उनको प्रोवाइड करेगा कि आप मास्क पहनिए। ठीक है, तो ये है, तो आपका देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें अब तक इन्होंने लगभग 5,000 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले वहां के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी, म्युनिसिपल कमिश्नर है देहरादून के, विनय शंकर पांडे ने ये शुरू किया। इन्होंने अपने घर से कुछ कचड़े लाए, प्लास्टिक बैग्स लाए, और उसको वहां सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इन्होंने उसके बदले मार्क्स लिया, और उसके बाद इन्होंने और भी बाकी लोगों तक इसकी जानकारी दी कि प्लास्टिक लाइए आप, हम आपको मार्क्स देंगे। तो ये है आपके उत्तराखंड की। अगला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल डायरी प्रोडक्ट बॉडी आईडीएफ। तो आईडीएफ का न्यू इलेक्टेड मेंबर किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको दिलीप राथ जी को। ठीक है, दिलीप राथ जी आपके एनडीडीबी के चेयरमैन है, कहने का मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन है। तो इनको चुना गया है एज अ मेंबर ऑफ आईडीएफ, जो कि आपकी ग्लोबल डायरी बॉडी है, कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड इसका है काम, आपका दूध का जो होता है ना डायरी प्रोडक्शन का, उसके लिए। तो ये आईडीएफ में पिछले 10 साल से वहां एज अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी रह चुके हैं इंडिया के तरफ से, और इनको अब एज अ इलेक्टेड मेंबर भी चुना गया है उसका आईडीएफ का। इन्होंने 2006 में एक की रोल प्रोवाइड की थी इंडिया को, कि वो डायरी डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने आईडीएफ का और रोटेशन के बीच में, जो आईडीएफ और एफएओ है उसके बीच में एक समझौता करवाई थी, बेसिकली दोनों का थोड़ा सा काम हो जाए और अच्छे से, उसके लिए इनका बहुत ज्यादा की रोल था। तो दिलीप राज जी को चुना गया है मेंबर आपके आईडीएफ का। अगला सवाल है, हु हैज अनाउंस्ड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप। तो सिस्का ग्रुप बेसिकली काम करती है एक लाइटिंग को लेके, एलईडी लाइटिंग को लेके ज्यादातर, और फैंस को लेकर। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है राजकुमार राव को। राजकुमार राव आपके जाने माने बॉलीवुड के हस्ती है, एक्टर हैं, जिनको चुना गया है एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिस्का ग्रुप, जो कि काम करती है आपकी एलईडी की और फैन सेगमेंट की। इसी के साथ आने वाले समय में ये राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के साथ और भी डिफरेंट एड कैंपेन्स करेंगी फॉर द एलईडी एंड फैंस को लेकर। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।